हेलो बच्चों, मेरा नाम है संतोष कुमार और मैं एक बार फिर से आप सबके बीच में मौजूद हूँ आपको इंग्लिश पढ़ाने के लिए। और आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ लेसन 3 लता मंगेशकर द मेलोडी क्वीन। तो ये चैप्टर उन बच्चों के लिए है जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं और आ, इनकी इंग्लिश की किताब है रेडियंस पार्ट 1 और चैप्टर नंबर 3 लेसन नंबर 3। चैप्टर का नाम मैं फिर से ले रहा हूँ, ये है लता मंगेशकर। तो आप सब लोगों में से कितने लोगों ने लता मंगेशकर का नाम सुना है? कोई बच्चा बता सकता है क्या? मुझे लगता है हर बच्चों ने लता मंगेशकर का नाम सुना हो या ना सुना हो, उनके गाने जरूर सुने होंगे, है ना? उनके गाने जरूर सुने होंगे आप सब लोगों ने। आपके घर में लोगों ने सुने होंगे, मम्मी ने, पापा ने, कभी गुनगुनाते हुए भी सुना होगा, भाई को, बहन को, क्योंकि इनके गाने बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। अच्छा, तो हम लोग फिर से ये कहानी शुरू करते हैं। तो एक्चुअली में ये कहानी नहीं है, इसे हम एक ऐसे कह सकते हैं। ये ऐसे है लता मंगेशकर जी के बारे में। तो वार्मर सेक्शन में भी यही बात कही गई है जो बात मैं अभी दोहरा रहा था कि हैव यू एवर हर्ड एनी सॉन्ग संग बाय लता? क्या आप सब लोगों ने कभी लता जी का गाया हुआ कोई गाना सुना है? सोच करके रखिए, याद करके रखिए, फिर हम लोग चैप्टर के बारे में बात करते हैं और चैप्टर के आखिर में मैं फिर से पूछूंगा और नहीं तो मैं याद दिलाऊंगा। एक और बात, व्हाट डू यू लाइक अबाउट हर वॉइस? आप लता जी की आवाज के बारे में क्या पसंद करते हैं? सो वी स्टार्ट द चैप्टर। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो मुझे लगता है कि अब कुछ बच्चों को याद आ गया होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो एक्चुअली में ये लता मंगेशकर जी के गाए हुए गाने की कुछ पंक्तियाँ हैं और ये गाना उन्होंने अपने देश के जवानों के लिए, सैनिकों के लिए, सिपाहियों के सेक्रीफाइस को ध्यान में रखते हुए, उनकी कुर्बानी को याद करते हुए गाया है। और ये गाना बहुत ही पॉपुलर गाना रहा है, इसमें देशभक्ति का पुट मिला हुआ है। तो आगे चलते हैं। टीयर्स roll down unchecked and Nehru wept like a child to hear the patriotic song. It was soon after the Chinese aggression in 1962. तो क्या लिखा है? टीयर्स roll down unchecked. नेहरू जी बच्चों की तरह से रोने लगे और उनके आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे जब उन्होंने देशभक्ति से ओतप्रोत ये गाना सुना। कौन सा गाना? ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। तो ये जो गाना है ये 1962 के आसपास में रिलीज हुआ था और लता जी ने गाया था। और ये उसी समय की बात है जब चीन उसने हमारे देश पर 1962 में आक्रमण किया था और हमारे देश के साथ में लड़ाई लड़ी थी और उसमें हमारे काफ़ी सारे सैनिक शहीद हो गए थे। लताज सॉन्ग इमोर्टलाइज द हीरोइक डीड्स ऑफ आवर सोल्जर्स हु सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स फॉर द कंट्री। तो इस सेंटेंस में दो शब्द, दो वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं, इमोर्टलाइज्ड एंड सैक्रिफाइस्ड। हीरो से ही बना है हीरोइक। तो क्या है कि लता जी के इस गाने ने, कौन से गाने ने? ऐ मेरे वतन के लोगों, जो मैंने अभी अभी थोड़ा सा गुनगुनाया था। तो लता जी के इस गाने ने हमारे उन सैनिकों की कुर्बानी को अमर कर दिया जिन्होंने चाइना के साथ लड़ते हुए अपने बहादुरी के काम से और लड़ते हुए उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, अपना प्राण न्योछावर कर दिया देश पर। तो लता जी के गाने ने उनकी सही शहादत को अमर कर दिया, उनकी कुर्बानी को अमर कर दिया। Since then, this song has become the epitome of the patriotic songs. और उसके बाद से ये जो गाना है लता जी का, ये जितने भी देशभक्ति से रिलेटेड गाने होते हैं उसमें ये एक प्रतीक हो गया, एक सिंबल, एक आइकन की तरह से हो गया कि लोग हमेशा देशभक्ति के गाने को कंपेयर करेंगे लता जी के इस गाने के साथ में कि क्या वो इतना हार्ट टचिंग है, क्या वो इतना पॉपुलर है। अब हम लोग बातें करते हैं लता मंगेशकर जी के लाइफ के बारे में।
लता मंगेशकर, द सिंगर ऑफ ऐ मेरे वतन इज निक नेम्ड स्वर साम्राज्ञी, ब्रैकेट में लिखा है मेलोडी क्वीन एंड स्वर कोकिला। इसमें एक ध्यान देने की बात है, आप लोग भी जरा सोच करके देखो, स्वर, स्वर का मतलब क्या है? अच्छा, स्वर तो हमारे हिंदी ग्रामर में भी है ना, स्वर और व्यंजन, लेकिन यहाँ पर स्वर का मतलब है सुरीली आवाज, मीठी सी आवाज। तो लता मंगेशकर को स्वर साम्राज्ञी के नाम से भी जाना जाता है, स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। ये उन्हें उनके प्रशंसकों ने ये नाम दिया है। और स्वर साम्राज्ञी के लिए मेलोडी क्वीन भी लिखा हुआ है। मेलोडी का मतलब ही होता है सुरीली आवाज, और क्वीन तो आप लोग समझ ही रहे हैं ना। She was born on 28 September 1929 in a Maharashtrian family residing in Indore in मध्य प्रदेश। तो यहाँ बताया जा रहा है कि लता जी का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को हुआ था। हालांकि वो एक महाराष्ट्रीय परिवार को बिलोंग करती थी, लेकिन उनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ है। Her father Dinanath Mangeshkar was himself a noted classical singer and theatre artist। उनके पिताजी का नाम था दीनानाथ मंगेशकर, जो अपने आप में एक शास्त्रीय संगीतकार, एक शास्त्रीय गायक रह चुके हैं, और वो थिएटर के कलाकार भी रह चुके हैं। क्लासिकल का मतलब है शास्त्रीय। हालांकि क्लासिकल शब्द का हिंदी मीनिंग बहुत कम लोग समझ पाएंगे आजकल के समय में। हर मदर्स नेम वाज शुद्धमती, उनकी माता जी का नाम था शुद्धमती। द फैमिलीज लास्ट नेम यूज्ड टू बी हार्डिकर, बट दीनानाथ चेंज्ड इट टू मंगेशकर इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई हिज फैमिली विथ हिज नेटिव टाउन मंगेशी इन गोवा। तो महाराष्ट्र के परिवारों में इस तरह की बात होती है, वहाँ के कल्चर में ऐसा कुछ है कि लोग अपने नाम के साथ साथ में फैमिली का लास्ट नेम भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर दीनानाथ जी, जो कि लता मंगेशकर जी के पिता थे, तो उनकी फैमिली का जो लास्ट नेम हुआ करता था ये हार्डिकर हुआ करता था, HARDIKAR, लेकिन इन्होंने इसे चेंज कर दिया। इन्हें शायद अपने गांव से, अपने नेटिव विलेज, नेटिव टाउन से बहुत ज़्यादा लगाव था, जिस गांव का नाम था मंगेशी, जो कि गोवा में था। और गोवा मुंबई के पास की ही जगह है, आप सब लोग जानते भी होंगे। तो दीनानाथ जी ने अपने फैमिली का लास्ट नेम चेंज करके मंगेशकर रख लिया था, जबकि पहले ये हार्डिकर हुआ करता था। ये सवाल आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आ सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? वहाँ ये आ सकता है कि लता मंगेशकर के निक नेम क्या क्या हैं, उनका जन्म कब हुआ था, वो महाराष्ट्रियन फैमिली को बिलोंग करती थी या नहीं, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके पिताजी का नाम क्या था, उनके पिताजी का प्रोफेशन क्या था, उनकी माँ का नाम क्या था, और मंगेशकर शब्द उनके नाम में क्यों जुड़ा हुआ है ना। तो आगे बढ़ते हैं। लता वाज नेम्ड हृदया एट हर बर्थ। हर पेरेंट्स लेटर रीनेम्ड हर लता आफ्टर ए फीमेल कैरेक्टर लतिका इन वन ऑफ हर फादर्स प्लेज। तो लता जी का बचपन का नाम, जब उनका जन्म हुआ था तो उस समय उनको नाम दिया गया था हृदया। हृदया रिलेटेड विथ हार्ट, दिल से संबंधित बात है, हृदय से संबंधित बात है ना। आगे चल कर के उनके घर के लोगों ने, उनके पेरेंट्स ने, उनके माँ पिताजी ने उनका नाम बदल करके लता रख दिया। और इसके पीछे में भी एक बात है कि उनके पिताजी जो थिएटर में कलाकार का काम करते थे, तो बहुत सारे कलाकार होते हैं, बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, उनके हिसाब से ड्रामा वगैरह प्ले करते हैं। तो उनके किसी ड्रामा में, किसी नाटक में कोई एक कैरेक्टर होगी जिसका नाम लतिका रहा होगा, जिससे वो इंस्पायर्ड रहे होंगे, या वो कैरेक्टर उस अच्छा लगता होगा उन्हें। तो इसी वजह से उन्होंने लता जी का नाम आगे चल करके हृदया से बदल करके लता रख दिया था। द फेमस सिंगर्स आशा भोसले एंड उषा मंगेशकर आर हर सिस्टर्स। तो आप लोगों में से किन बच्चों ने इन दोनों का नाम भी सुन रखा है, आशा भोसले और उषा मंगेशकर? उषा मंगेशकर का नाम थोड़ा कम बच्चों ने सुना होगा, लेकिन आशा भोसले का नाम आप सब बच्चों ने जरूर सुन रखा होगा, क्योंकि वो लता जी के साथ साथ में भी
उन्होंने काफ़ी समय तक गाया है, कुछ गाने दोनों ने साथ में भी गाए हैं। हालाँकि थोड़ा-सा अलग-सा ये रहा है दोनों का गाने के चॉइस के बारे में। लता जी के गाने आम तौर पर शास्त्रीय से संबंधित रहे हैं, लेकिन आशा भोसले जी के गाने थोड़े अलग जेनर के भी रहे हैं। आगे यहाँ पर ये भी बताया गया है उनके भाई के बारे में, हर यंगर ब्रदर हृदयनाथ इज ए वेल नोन म्यूजिक डायरेक्टर ऑल्सो। मीना इज द यंगेस्ट सिस्टर। तो उनकी सबसे छोटी बहन का नाम है मीना, जिसके बारे में ऐसा कुछ बताया नहीं गया है कि उन्होंने म्यूजिकल इंडस्ट्री में या आर्ट के फील्ड में कुछ कंट्रीब्यूशन किया है या नहीं। लेकिन उनके जो छोटे भाई हैं हृदयनाथ, वो एक काफ़ी पॉपुलर म्यूजिक डायरेक्टर रहे हैं, संगीत निर्देशक रहे हैं। आगे हम जानते हैं लता मंगेशकर जी के बारे में कि उन्हें कितने तरह के, कितने सारे अवार्ड्स, ऑनर्स, सम्मान, पुरस्कार वगैरह दिए गए हैं। सो द लिस्ट कंटिन्यूज। अब देखिए उन्हें कितने सारे अवार्ड्स मिले हैं, लिस्ट ही है ये। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के अवार्ड, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, NTR नेशनल अवार्ड इन एडिशन टू 3 नेशनल फिल्म अवार्ड्स, 12 बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड एंड फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड। In 1969, she made the unusual gesture of giving up the Filmfare Best Female Playback Singer Award in order to promote fresh talent. She was later awarded Filmfare Lifetime Achievement Award in 1993. मैंने कहा था ना कि एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, तो लिस्ट ही है ये। तो उन्हें पद्म भूषण मिल चुका है, पद्म विभूषण मिल चुका है, दादा साहब फाल्के अवार्ड, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, NTR नेशनल अवार्ड। इसके अलावा उन्हें तीन बार नेशनल फिल्म अवार्ड मिल चुका है। 12 उन्हें बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड मिल चुका है, और फिल्म फेयर का बेस्ट फीमेल प्लेबैक अवार्ड तो न जाने कितनी बार मिला है। हालांकि ये गिनती तो होगी, लेकिन यहाँ पर वो नंबर मेंशन नहीं है। एक और भी अलग सी बात यहाँ पर कोट की हुई है कि 1969 में जब उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड दिया गया, तो उन्होंने उसे लेने से मना कर दिया। इसके पीछे में ये बात थी कि वो चाहती थी कि भाई मैंने तो बहुत सारे अवार्ड ले लिए, अब और भी कुछ जो नए नए कलाकार हैं, नए संगीतकार हैं, नए गायक हैं, उन्हें ये अवार्ड दिया जाना चाहिए ताकि उन्हें भी इनकरेजमेंट मिले, वो भी अच्छा गाना गाएं। और मैंने बहुत अवार्ड ले लिए, ऐसा सोच करके उन्होंने 1969 में बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड लेने से मना कर दिया था। हालांकि आगे चल करके 1993 में उन्हें फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला हुआ है। शी हैज ऑल्सो वन द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द कंट्री, भारत रत्न। ये गौर करने वाली बात है। शी हैज ऑल्सो वन द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द कंट्री, भारत रत्न। उन्हें अपने देश का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड भारत रत्न भी दिया जा चुका है, और ये सम्मान उन्हें दिया गया है 2001 ईस्वी में। तो जब ये अवार्ड्स की लिस्ट, ऑनर्स की लिस्ट में बता रहा था, तभी मैं एक बार ये कहना चाहता था कि मैं जानता हूं कि उन्हें भारत रत्न पुरस्कार, भारत रत्न अवार्ड भी मिल चुका है, लेकिन मैंने थोड़ा सा होल्ड किया। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि जो देश का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, वो उन्हें 2001 में मिला है, और इसके पहले उन्हें पद्म विभूषण, ये दूसरे नंबर का है, पद्म भूषण ये तीसरे नंबर का सिविलियन अवार्ड है। ये सारे के सारे मिल चुके हैं। Our country is proud of her and she stands as guiding principle for our young budding vocalist. वोकलिस्ट का मतलब होता है जो गाते हैं, बडिंग उभरते हुए, तो बडिंग वोकलिस्ट उभरते हुए गायकों के लिए वो एक गाइडिंग प्रिंसिपल के तौर पर हैं। एक गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह से वो उन लोगों को इंस्पायर करती हैं, प्रेरित करती हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आजकल बहुत सारे कलाकार ऐसे होंगे जो जब गाने की प्रैक्टिस करते होंगे, सीखते होंगे,
तो वो लता मंगेशकर जी के गा करके ही प्रैक्टिस करते होंगे, उनके जैसे गाने गाने की कोशिश करते होंगे, उन्हें इमिटेट करते होंगे, उन्हें कॉपी करते होंगे और बार-बार अपने को कंपेयर करते होंगे कि क्या मैं लता जी के गाने के जैसा गा सकता हूँ या नहीं, गा सकती हूँ या नहीं, दोनों ही बातें हैं, है ना? मुझे लगता है लता मंगेशकर जी ने अपने देश में जितनी भी लीडिंग लैंग्वेजेज़ हैं उन सारी भाषाओं में गाना गाया होगा। तो अब मैं जानना चाहूँगा आप बच्चों से कि आप बच्चों में से कितने बच्चों को याद आया लता मंगेशकर के गाने, उनके कुछ पॉपुलर गाने। जैसे जो नए ज़माने के बच्चे हैं या जिन्होंने नए ज़माने की फ़िल्में देखी हैं, तो उन्हें याद आता होगा कबूतर जा जा, ये गाना भी एक है। और जो बच्चे थोड़ा जिनके घरों में पुराने फ़िल्मी गाने बजते हैं, तो एक गाना मैं बताना चाहूँगा जैसे रहें ना रहें हम महका करेंगे, ये गाना भी उनका गाया हुआ है। बहुत सारे गाने हैं, आप अपने घर में चर्चा करके देखो, आपके भाई, आपके बहन, आपके चाचा, आपके मम्मी-पापा लता मंगेशकर जी के पचासों गाने गिनवा सकते हैं, जो उन्हें अभी भी बहुत अच्छे लगते हैं। और ऐसे ही उनको उनके प्रशंसकों ने निकनेम नहीं दिया है ना? क्या निकनेम दिया है? स्वर साम्राज्ञी, स्वर की, सुर की रानी, स्वर कोकिला, कोकिला, कोयल। तो कोयल किसे बोलते हैं? कोयल एक बहुत ही सुरीली आवाज़ में गाने वाला पक्षी है ना, जिसकी कू-कू बहुत अच्छी लगती है लोगों को। तो उन्हें ये भी निकनेम दिया हुआ है उनके चाहने वालों ने, उनके प्रशंसकों ने। तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। अब आगे मैं थोड़ा-सा ये डिस्कस करना चाहूँगा, इसमें जो ग्लॉसरी में जो नए वर्ड्स आए हैं, जो आपको सीखने चाहिए, अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना चाहिए और अगर आप अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, बोलना, इंग्लिश लिखना, बोलना, पढ़ना, सुनना, ये अच्छा करना चाहते हो, तो ये वर्ड्स आपको इस्तेमाल करना चाहिए, इसका मीनिंग समझना चाहिए। तो जैसे पहला वर्ड है पैट्रियोटिक, इसका मीनिंग है देशभक्ति, हैविंग लव फॉर द कंट्री। एग्रेशन, एग्रेशन का मतलब होता है आक्रमण करना, आक्रमण, आक्रामक होना, अटैक। इमोर्टलाइज्ड, तो मोर्टल और इमोर्टल, मोर्टल का मतलब होता है मरणशील, इमोर्टल अमर, तो यहाँ पर वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया गया है इमोर्टलाइज्ड। मेड इमोर्टल, मतलब किस तरीके से हम किसी चीज़ को अमर बना सकते हैं। अगर वो चीज़ बहुत ही अच्छी होगी, बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगी, लोगों के ज़हन में बसी होगी, तो वो नेचुरली अमर हो जाएगी, है ना? सैक्रिफाइस्ड, त्याग करना, गिव अवे। इपिटम, साकार रूप, प्रतीक, एम्बॉडीमेंट। रिसाइडिंग, रिसाइडिंग रेजिडेंस के साथ में जुड़ा हुआ है, तो रिसाइडिंग का यहाँ पर वर्ब के तौर पर इस्तेमाल है कि बसा हुआ होना। लिविंग, सिचुएटेड, ये इसके जगह पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। क्लासिकल मैंने पहले बताया था। आइडेंटिफाई, तो आइडेंटिफाई, आइडेंटिफिकेशन, चिन्हित करना, पहचान करना, रिकॉग्नाइज। नेटिव, ये बात होती है जन्म स्थान से संबंधित। बिलोंगिंग टू द बर्थ प्लेस, जैसे लोग पूछते हैं ना कि तुम्हारा नेटिव लैंड कौन सा है, आर यू इंडियन, आर यू बिहारी, ऐसा कुछ। आर्टिस्ट, कलाकार, परफॉर्मर, अवार्ड, पुरस्कार, प्राइज। ऑनर, सम्मान, रिस्पेक्ट। एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब है एक संघ, कुछ लोगों का एक संगठन, फेडरेशन, और इसके साथ ही एक वर्ब बनता है एसोसिएट, साथ होना। अनयूजुअल, तो यूजुअल का एंटोनिम है ये, अनयूजुअल का मतलब है असाधारण, अनकॉमन, आम लोगों से थोड़ा सा हट करके। गेस्चर, इसका मतलब है संकेत, एक तरह का एग्जाम्पल पेश करना, एक तरह का इशारा करना, कुछ बेहतर एग्जाम्पल पेश करना। काइंडनेस, पोस्चर। प्रोमोट, तो इनकरेजमेंट, इनकरेज करना, बढ़ावा देना। लास्ट में जो वर्ड है वो है गाइडिंग प्रिंसिपल। गाइडिंग प्रिंसिपल का मतलब है कि आप कुछ करना चाहते हो किसी फील्ड में, तो आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिल सकती है, कहाँ से सीखने का मौका मिल सकता है, किसे आप रोल मॉडल बना सकते हो, किसकी लाइफ स्टाइल को। तो यहाँ पर बात है ना
जो लास्ट सेंटेंस में लिखा हुआ है लता जी के बारे में, किसी स्टैंड्स एज ए गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर आवर यंग बर्डिंग वोकलिस्ट, कि वो गाइडिंग प्रिंसिपल के तौर पर हैं उन लोगों के लिए जो गायन के फील्ड में, म्यूजिक के फील्ड में वोकलिस्ट के तौर पर उभरते हुए कलाकार हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, इस फील्ड में नाम कमाना चाहते हैं, गायकी के फील्ड में। ठीक है, तो इसके साथ ही मैं आपका ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश अप करता हूँ। आगे अगर ज़रूरत होगी तो मैं इस चैप्टर का एक फॉलो अप लेक्चर सेशन रखूँगा, जिसमें मैं ये डिस्कस करूँगा कि इस चैप्टर के बेस्ड पर जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे एक बार फिर से ये कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका नाम है न्यू एज कोचिंग, और इसे आप अपने क्लास के बाकी सारे बच्चों में, आपके जो सीनियर बच्चे हैं जो 7th 8th 9th 10th क्लास में भी पढ़ रहे हों, उनके साथ में भी चर्चा कर सकते हैं, उन्हें भी रिकमेंड कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको समय समय पर आपके इंग्लिश, सोशल स्टडीज़, साइंस और भी जो पढ़ाई से संबंधित चीज़ें हैं उसके बारे में मैं पोस्ट डालूँगा, जिससे आपको पढ़ने में, एग्जामिनेशन की तैयारी में काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। सो हैप्पी लर्निंग, फिर मिलते हैं, बाय।